जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर 2 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और आज के जो टॉपिक्स है इंटरेस्टिंग है, कम है लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, कल का जो न्यूज़पेपर है मतलब फर्स्ट का, तो फर्स्ट के और सेकेंड के दोनों दिनों के एडिटोरियल जो है मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं, जिससे कि एक ही वीडियो में आपको सभी जो एडिटोरियल्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे वो भी समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए पहला यहाँ पर एमसीक्यू जो है वो देखते हैं, क्योंकि हर बार हम सबसे पहले जो है एमसीक्यू से ही शुरुआत करते हैं, जिससे कि जो एमसीक्यू है उसकी भी प्रैक्टिस आपकी अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक इनकरेक्ट ना लिखा हुआ हो तब तक करेक्ट ही पूछा गया है, ऐसा समझना। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आओस ये मेजर नागा ट्राइब है। दूसरा है शी की, ये ट्राइबल हार्वेस्ट फेस्टिवल यूनिक है आओस का। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। वीडियो को सबसे पहले पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो कमेंट सेक्शन में लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो इसका जवाब जो है वो हमें वन ओनली देखने को मिलता है। अब एक्सप्लेनेशन जो है वो भी ज़रूरी है। वन ऑफ द मेजर नागा ट्राइब है नागालैंड का, और कुछ विलेजेस जो है नागालैंड में वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल फॉर्म जो है पनिशमेंट का वो यहाँ पर ला सके, जिसमें यहाँ पर जो ऑफेंडर्स है उसको शेम यहाँ पर कराया जाए। अब इसमें अगर आप देखोगे, आओस मेजर ट्राइब है नागालैंड की, और शी की जिसका मतलब है फ्लेश हाउस। तो यहाँ पर नागालैंड जो है ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आज के जो टॉपिक्स है उस पर हम चलते हैं। तो आज के टॉपिक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहला टॉपिक जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है फूड सिक्योरिटी एक्ट को रिवाइज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा मसला समझेंगे। देन यहाँ पर अगेन लैटरल एंट्री जो है ब्यूरोक्रेसी में, मतलब सिविल सर्विसेज में, वो यहाँ पर फिर से चर्चा में आ चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग भी पूरी जानकारी जो है वो हम लेंगे, जिसमें कि आपको मेंस में अगर आपको पूछा जाए लैटरल एंट्री के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जवाब लिख पाओ। देन यहाँ पर आपको पता है कि मतलब जो गाइडलाइंस है ना ऑनलाइन न्यूज़ के लिए वो लाई गई है। तो मैंने आपको कहा है कि इसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे जो आर्टिकल्स है वो देखने को मिलने वाले हैं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें इकट्ठी करते रहनी पड़ेगी। देन यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील जो है द हिंदू में हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले MM अकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कम्प्लीटली अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुँचाएंगे। और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको लोवेस्ट प्राइसेस में मिल रहे हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पर डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं लैटरल एंट्री के बारे में। जो ब्यूरोक्रेसी उसमें लैटरल एंट्री जो है उसके रीजंस क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, और कंट्रोवर्सी जो है वो क्या चल रही है वो हम यहाँ पर जानेंगे। मेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए निकल सकता है। और खासकर अगर हम GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, GS पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इवन इसको GS पेपर 4 जो है उस पर्सपेक्टिव से भी डाला जा सकता है। ऐसा पूछ सकते हैं कि जो नए लोग आएंगे वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। लैटरल एंट्री, अभी मैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इसके लिए बता रहा हूँ। लैटरल एंट्री मतलब क्या, समझ लीजिए प्राइवेट सेक्टर से कोई इंसान जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहा है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें आ रहा है, मतलब एक IAS ऑफिसर जो है उसकी इसमें आ रहा है। अब जब वो इसमें आ रहा है प्राइवेट सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर में उसने यहाँ पर क्या देखा है, कैपिटलिज्म देखा है। उसने यहाँ पर क्या देखा है कि स्वार्थ जो है, एटलीस्ट कंपनी का स्वार्थ जो है वो तो उसने देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर जब हम IAS की इसमें आते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चलता है, यहाँ पर सोशलिज्म जो है वो चलता है। तो क्या यहाँ पर जो एथिक्स हमें सिखाया जाता है इस पूरी प्रोसेस में, तो क्या ये जो प्राइवेट इंसान है वो भी वो एथिक्स को इनकलकेट कर सकता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है हमारे GS पेपर 2 बोलिए, 3 बोलिए, 4 बोलिए, उसमें भी काम आ सकता है। एंड इवन अगर हम GS पेपर 1 देखते हैं तो उसमें भी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है सिविल सर्विसेज का उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अब न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एडवर्टीजमेंट उन्होंने इशू की है एप्लीकेशन जो है लैटरल एंट्री के उसके लिए। अब यहाँ पर टैलेंटेड मोटिवेटेड जो इंडियन नेशनल है जो यहाँ पर नेशन बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो याचिकाएं हैं वो दीजिए।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने देखा हुआ है, आपने सुना हुआ होगा कि हर साल 15-15 लाख बच्चे जो है वो यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। उसमें से नहीं बोलने के बाद भी 8 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो तो एग्ज़ाम देते ही है। उसमें से 1000 के आसपास जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट होते हैं, है ना? अब यहाँ पर जब फॉर्म जो है वो यहाँ पर देने की बात हो रही है, तो यहाँ पर लाखों फॉर्म जो है वो आने चाहिए। क्राइटेरिया भले ही कितना भी ज़बरदस्त हो, लेकिन फिर भी लाखों फॉर्म आने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। या फिर हज़ारों फॉर्म, मतलब 10,000 के ऊपर तो फॉर्म जो है वो तो आने ही चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? उसी के साथ साथ बहुत सारे पिछले बार ऐसे भी हुए थे जिनको लैटरल एंट्री के द्वारा सिलेक्ट किया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने रेसिग्नेशन दे दिया, कुछ लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो नज़र आ रहा था, है ना? अब आप सोचिए, ऐसी अगर मेंटेलिटी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो फिर यहाँ पर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता है कि ये लोग सही तरीके से सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जो हम एजेंडा के साथ यहाँ पर उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सर्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना? तो यहाँ पर पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड 27 ऑफ डायरेक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारी पोस्ट के लिए हमें देखने को मिलते हैं। ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये लैटरल एंट्री लेने वाले हैं गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में, और इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाएगा फॉर 3 to 5 ईयर्स, मतलब 3 से 5 साल के लिए इनको यहाँ पर रखा जाने वाला है। ये जो पोस्ट है ये अनरिजर्व्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये अनरिजर्व्ड है, मतलब इसमें आपको SC ST OBC का कोटा जो है वो नज़र नहीं आएगा। अब देखिए लैटरल एंट्री होता क्या है। अब नॉर्मली हमें अगर IAS बनना है तो IAS बनने के लिए प्रोसीजर क्या है? IAS बनने के लिए प्रोसीजर है कि UPSC जो है वो एग्ज़ाम लेता है सिविल सर्विसेज का, और उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स आपको देना पड़ता है। प्रीलिम्स अगर आप क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपको मेंस जो है वो देनी पड़ती है। देन उसके बाद मेंस हो जाते हैं, इंटरव्यू देनी पड़ती है। फिर उसके बाद लिस्ट लगती है, लिस्ट में अगर आपका नाम आता है देन उसके बाद आप बनते हो। वो भी अगर आप टॉप 100 में हो तो आपको IAS जो है वो मिलने की संभावना होती है ना? मतलब IAS बनने के लिए आपको 8 लाख में से 100 में आना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब आप IAS बन जाते हो तो IAS, बहुत सारे लोग जो है इक्वेट करते हैं कि IAS इज इक्वल्स टू कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ना, ऐसा नहीं है। IAS जो है वो अपने पूरे कार्यकाल में IAS कहलाता है, अपने पूरे कार्यकाल में वो कलेक्टर नहीं कहलाता है ना? ऐसा होता है कि यार मुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, उसके लिए आपको IAS जो है वो बनना पड़ेगा। एवरी कलेक्टर इज IAS, बट एवरी IAS मे नॉट बी कलेक्टर। ठीक है, ये आप समझ रहे हो? ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, IAS जो है ये अपने पूरे कार्यकाल में बहुत सारी पदों पर रहता है, बहुत सारे पदों पर कार्यरत उसे किया जाता है। उसमें से कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये भी एक पद है। अब उसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग होता है। अंडर सेक्रेटरी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर डेप्यूटी सेक्रेटरी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ 4 साल में वहाँ पहुँच जाता है, 9 साल में डेप्यूटी सेक्रेटरी तक पहुँच जाता है। देन उसका डायरेक्टर जो है 12 साल में डायरेक्टर के पद तक पहुँच जाता है, एक IAS ऑफिसर। देन उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो पहुँच जाता है, देन एडिशनल सेक्रेटरी, देन उसके बाद सेक्रेटरी। देन ये पूरे हायरार्की में लास्ट पोजीशन है कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब ये उच्च स्तरीय हाईएस्ट पोजीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है, एक IAS ऑफिसर जो अपने पूरे जीवन काल में यहाँ तक पहुँच सकता है। हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हर कोई पहुँचता है। देखिए यहाँ पर साल देखिए, ये साल मतलब ऐसे नहीं कि स्ट्रिक्टली इतने ही साल, ठीक है, मतलब समझ लीजिए मोस्टली 5 साल के अंदर वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर कि कौन से कैडर में आपको एलोकेट किया गया है, कौन से जगह पर आप सर्व कर रहे हो, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने हैं, देन वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, वहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर 5 से लेकर तो 7 साल के अंदर आप मोस्टली आप कलेक्टर जो है उस लेवल तक पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये सारी पोजीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब लैटरल एंट्री का मतलब क्या है कि इतनी सारी मशक्कत करने के बाद आप ये लेवल तक आ रहे हो, है ना, ये लेवल तक आप पहुंच रहे हो। लेकिन फर्ज कीजिए कि ये सारे लेवल को ठुकरा के मेरा प्यार, यहाँ पर अगर कोई डायरेक्टली पहुंच जाता है तो कैसा लगेगा। और यही है लैटरल एंट्री, मतलब क्या है कि ये सारी इससे उसको गुजरना नहीं पड़ता है, सीधा वो ये लेवल जो है ये लेवल तक पहुंच जाता है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यही है लैटरल एंट्री। अब देखिए यहाँ पर ये जो लैटरल एंट्रेंस है ये यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है उसके पार्ट रहेंगे, ठीक है। और जो सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो है वही वहाँ पर जा सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी जो अपॉइंट किए जाते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, थर्ड हाईएस्ट रैंक है आफ्टर सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, वो यहाँ पर फंक्शन करते हैं। तो उस लेवल पे, उस पद पर हमें यहाँ पर लैटरल एंट्रेंस जो है वो देखने को मिलेंगे।
अब रीजंस क्या है, क्या कारण है कि यहाँ पर लैटरल एंट्रेंस जो उनको लिया जा रहा है, क्यों यहाँ पर जो आईएएस बने जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या ये काबिल नहीं होते हैं? फिर हमें बाहर से जो है वो लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना? ये तो ऐसा हो गया कि मतलब अच्छा खासा सक्षम है, फिर भी यहाँ पर जो आईवीएफ है उसके थ्रू ये करना है। तो गवर्नमेंट जो है हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंटेड सम प्रोमिनेंट पर्सन्स फॉर स्पेसिफिक असाइनमेंट इन गवर्नमेंट। देखिए क्या बोला जा रहा है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कुछ असाइनमेंट जो है वो होते हैं जिसके लिए हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट जो है वो लोगों की जाती है। और वो क्यों की जाती है? क्योंकि ये जो स्पेसिफिक कोई समझ लीजिए कोई असाइनमेंट है, तो उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की अगर ज़रूरत पड़ती है, उसमें अगर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और अगर किसी व्यक्ति का उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, अगर उस व्यक्ति का उसमें एक्सपर्टीज़ है, तो फिर वो अच्छे तरीके से ये कामकाज जो है वो कर पाएगा, है ना? लैटरल रिक्रूटमेंट जो है वो एम करता है कि यहाँ पर ट्विन ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो सके। ट्विन ऑब्जेक्टिव कौन सा है? पहला तो ये है कि फ्रेश टैलेंट जो है उसको यहाँ पर लेकर आना। दूसरा यहाँ पर है कि मैन पावर जो है उसकी अवेबिलिटी यहाँ पर बढ़ाना। मतलब ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है कि यहाँ पर फ्रेश टैलेंट, है ना, फ्रेश टैलेंट यहाँ पर लेकर आना। दूसरा है कि यहाँ पर मैन पावर जो कम है उसको बढ़ाना। अब मैन पावर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर जो हमारी वैकेंसीज है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं क्या? फ्रेश टैलेंट अगर हमें लाना है तो यहाँ पर फ्रेश टैलेंट मतलब क्या है? तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन अभी तक कितनों को इस तरीके से लिया गया, तो ये दूसरी बार जो जाहिरात है वो निकाली गई है, एडवर्टीजमेंट जो है वो देखने को मिली है। पहले भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपॉइंट जो है वो किए हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट 10 पोजीशंस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, और 40 पोजीशन जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर की इसमें। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 2018 में जो इशू किया गया था उसमें 6077 एप्लीकेशन देखने को मिले थे। शॉक हो गया कि सिर्फ 6000 लोग जो है उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया इतनी बड़ी पोजीशन के लिए, जिसके लिए इतने सारे एस्पिरेंट जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर 9 इंडिविजुअल जो है रिकमेंड किए गए थे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 9 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। उसमें से भी कुछ लोगों ने रेसिग्नेशन दिया, उसमें से भी कुछ लोग जो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली है। अब क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि लैटरल एंट्री जो उसका क्रिटिसिज्म, क्योंकि अगर मेंस में आपको बोला जाए तो आपको जो पॉजिटिव्स है, जो नेगेटिव्स है, जो रीजंस है, सभी लिखना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर SC ST OBC जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनका ये बोलना है कि इसमें रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाता है, तो ये सरासर गलत है। इक्वालिटी जो है उसको ये प्रमोट नहीं करता है। देन है प्रॉफिट मोटिव वर्सेस पब्लिक सर्विस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में है तो प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करता है कि ये प्रॉफिट होना चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब वो अगर यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज में आ जाता है, इसका मतलब है कि पब्लिक सर्विसेज में आके वो यहाँ पर जो लोग हैं, जनता है, उनकी सेवा कर रहा है, तो ये मुश्किल नहीं जाएगा क्या? ये बट ऑब्वियसली मुश्किल जाएगा, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी जो वहाँ पर काम करने की है वो डिफरेंट है, यहाँ पर जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, है ना। यहाँ पर वो जनता को एज अ कस्टमर नहीं देख सकता है। जब वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको जनता को एज अ कस्टमर देखना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, अब आप सोचिए कि आप यहाँ पर UPSC की प्रीलिम्स क्लियर करके, देन उसके बाद मेंस तगड़ा वाला क्लियर करके, देन उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करके, देन उसके बाद वहाँ 10 साल रगड़ते हुए आप एक पोजीशन पर पहुँचे हो, ठीक है, आप एक पोजीशन पर पहुँचे हो। और लैटरल एंट्री के थ्रू एक जो प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा है, जिसने ना ही एग्जाम्स दिए, जिसने ना ही यहाँ पर घिसी है, यहाँ पर सीधा आपका सीनियर बन के आ जाता है, ठीक है, और आप पे हुक्म चलाता है, ये करो वो करो, तो आपकी जान पे नहीं आएगी क्या? तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है कि भाई तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, UPSC की एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करके हम आए हैं, तुम क्या हो, तुम यहाँ पर सिर्फ जो फॉर्म निकला था वो फॉर्म फिलअप करके आ रहे हो, है ना। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देन यहाँ पर नैरो स्कोप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड इंसान को ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जनरलाइज्ड इंसान है ना। एक IAS ऑफिसर मतलब जो हर काम कर सकता है, जनरलाइज इंसान है। यहाँ पर हम जो लैटरल एंट्री के थ्रू ले रहे हैं, स्पेशलाइज्ड इंसान है, एक्सपर्टीज है उसमें, तो यहाँ पर स्कोप जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है। लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब इसके एडवांटेजेस जो है वो क्या हो सकते हैं? पहला एडवांटेज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है गवर्नेंस जो है यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनरलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज से अप टू डेट रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब फर्ज कीजिए कोई पर्टिकुलर
कोई प्रॉब्लम आई है। ये प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अगर हमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर है, वो अब आईएएस ऑफिसर एक जनरलिस्टिक आईएएस ऑफिसर है ना, अब वो उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसका निवारण वो कैसे करेगा, या फिर अगर करेगा भी तो बहुत सारी उसको सलाह मशवरा लेनी पड़ेगी, है ना, बहुत सारी चर्चाएं करनी पड़ेगी, बहुत सारी मीटिंग्स लेनी पड़ेगी। तो मतलब क्या है, इसमें वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। अब वही अगर स्पेशलाइज्ड कोई ऑफिसर है तो फिर क्या करेगा, वो फटाफट फटाफट इसका निवारण जो है वो निकाल सकता है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए अगर कोई स्पेशलिस्ट है जिसने इस पर काम किया हुआ है, जिसने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है, उसका सोल्यूशन वो फटाफट बता सकता है। वही एक जनरलाइज कोई ऑफिसर है, उसको यहाँ पर पहले तो प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, देन उसके बाद डिस्कस करना पड़ेगा, देन सोल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा, करेक्ट। उसी के साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है गवर्नमेंट सेक्टर कल्चर में, उसमें यहाँ पर चेंजेस जो है वो लेकर आ सकते हैं। गवर्नमेंट कल्चर मतलब क्या है कि 2 टाइम का लंच और लाइफ है टंच। वही अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर कैसा है कि भैया एक भी टाइम का नहीं मिला है लंच, ठीक है, फिर भी जो बॉस है वो हमें कर रहा है क्रंच। तो इस तरीके की जो लाइफ है वो हमें देखने को मिलती है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर करो करो, है ना। और वही अगर हम जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस देखते हैं तो क्या है, मत करो मत करो। तो ये जो एक कल्चरल बिहेवियर है उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो जब आएंगे तो यहाँ पर चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। इन दी प्रेजेंट टाइम गवर्नेंस यहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेटरी जो है वो होती जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेटरी होने के लिए हमें यहाँ पर सभी को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है ना। जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसकी प्राइवेट सेक्टर जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आता है, उनकी भी जो समस्याएं हैं वो भी हम यहाँ पर सुलझा सकते हैं, उसका भी हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लैटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में उसके रीजंस, प्रोसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंट्रोवर्सी, सारी ही चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेंस में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। आइए यहाँ पर बात करते हैं रिवाइजिंग फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको रिवाइज करने की यहाँ पर बात की जा रही है, क्यों की जा रही है उसी को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, नीति आयोग जो है रिसेंटली उन्होंने एक डिस्कशन पेपर जो है वो सर्कुलेट किया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का रिवीजन करने के लिए। अब ये रिवीजन क्यों कर रहे हैं, अभी क्या प्रोसेस चल रही है, ये हमें पहले समझना ज़रूरी है। अब देखिए, डिस्कशन जो है रिवीजन पर क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये यहाँ पर लीगल राइट जो है प्रोवाइड करता है व्यक्तियों को। यहाँ पर क्या है, लीगल राइट है, अलग अलग राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट भी होता है, लीगल राइट भी होता है, फंडामेंटल राइट भी होता है। फंडामेंटल राइट मतलब भैया फिर उसके लिए कोई तोड़ ही नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, है ना। लीगल राइट ऐसा है कि भैया वहाँ पर कुछ खामियां निकल सकती है तो आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा रिट जो है वो इशू हो सकता है एज पर आर्टिकल 32। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इलिजिबल हाउस होल्ड से जो होगा, जो इलिजिबल हाउस होल्ड से होगा उस व्यक्ति को एक लीगल राइट, लीगल अधिकार जो है वो दिया गया है कि वो फूड ग्रेन जो है वो ले सकता है सब्सिडाइज्ड प्राइस पर। सब्सिडाइज्ड प्राइस मतलब क्या होता है, सब्सिडाइज्ड प्राइस मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है लेकिन गवर्नमेंट उसमें अगर 50 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ में गवर्नमेंट अपने तरफ से 50 रुपये दे रही है और हमें यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये जो है वो देने की ज़रूरत है। हमारे जेब से जा रहे हैं 50, गवर्नमेंट की जेब से जा रहे हैं 50, तो ये होता है सब्सिडाइज रेट। सब्सिडाइज प्राइस पर लोगों को फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, किसको, जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं। राइस जो है वो 3 रुपये पर केजी में मिलता है, व्हीट जो है वो 2 रुपये पर केजी में मिलता है, कोर्स ग्रेन जो है वो 1 रुपये पर केजी में मिलता है। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जो राशन है, जो खाना है, मिल पाए और वो व्यक्ति भूखा ना रहे। इसको सेंट्रल इशू प्राइस जो है ये भी यहाँ पर कहा जाता है। अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एक्ट टर्म जो है एलिजिबल हाउस होल्ड। अब यहाँ पर एलिजिबल हाउस होल्ड मतलब कौन है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कौन हो सकता है। तो इसमें 2 कैटेगरीज जो है वो दी गई है। पहली तो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ठीक है, जो यहाँ पर एंड फैमिलीज जो कवर्ड की गई है अंत्योदय अन्न योजना के तहत। प्रायोरिटी हाउस होल्ड अगर हम देखते हैं तो 5 केजी फूड ग्रेन जो है पर पर्सन पर मंथ, इतना वो एंटाइटल्ड है लेने के लिए। और अगर हम अंत्योदय अन्न योजना की बात करते हैं तो एंटाइटल्ड है 35 केजी पर मंथ एट दी सेम प्राइस।
तो मतलब यहाँ पर क्या है, कितना आप ले सकते हो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं 2 रुपये पर केजी है तो भैया ले लो 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ प्राइजेज जो है किस हद तक वैलिड है, तो शेड्यूल 1 ऑफ एक्ट सब्सिडाइज प्राइजेज जो है फिक्स किए गए हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ये एक्ट के वो आने के बाद से। अब यहाँ पर प्राइजेज जो है वो रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी वैसे ही बढ़ रहा है ना। मतलब इन्फ्लेशन अगर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, एक्चुअल में अगर जो प्राइजेस है वो हो रही है 1000 रुपये पर किलो, और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट 2 रुपये पर किलो दे रही है, तो फिर तो गवर्नमेंट को यहाँ पर पूरा पैसा जो है वो इसी में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिवाइज जो है वो होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो रिवाइज प्राइस है गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल 1 को अमेंड कर सकती है नोटिफिकेशन के जरिए। यहाँ पर और कोई चीज़ करनी है, सीधा नोटिफिकेशन के जरिए। फिर यहाँ पर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रखना पड़ेगा। रिवाइज प्राइजेज जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक्सीड जो है वो नहीं कर सकती है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या है कि 1 रुपी पर केजी, ठीक है, नहीं 10 रुपी पर केजी, ये अगर गवर्नमेंट इसको सेट करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब क्या है, इसके नीचे कोई भी इंसान अनाज खरीदेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब जो फार्मर होता है, फार्मर से इससे कम प्राइस में आप कोई भी अनाज खरीद नहीं, या फिर सरकार जो है वो नहीं खरीदेगी। इतना सरकार जो है मिनिमम उनको देगी ही देगी, बराबर है। अब जो यहाँ पर सब्सिडाइज रेट रहेंगे वो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है जो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर कवरेज जो है उसका एक्सटेंशन कैसा है, एक्ट जो है यहाँ पर प्रिस्क्राइब करता है कवरेज अंडर एलिजिबल हाउस होल्ड्स 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन। तो इतना यहाँ पर है 75%, मतलब सोचिए कि 100 लोग अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं, 75 लोगों को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। अर्बन इसमें 100 लोग रह रहे हैं तो 50 लोग जो है वो कवर किए जा रहे हैं। और ये कौन से बेसिस पे हैं, 2011 के सेंसस पे। अब यहाँ पर फिर से हमारा सेंसस जो है वो आने वाला है, इसमें फिर से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होने वाली है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कवरेज है ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर रिवीजन जो है उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर मेथोडोलॉजी जो है, अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी, ये हमको यहाँ पर लानी चाहिए, उसका यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, जो प्रपोज है वो क्या किया गया है, नीति आयोग ने यहाँ पर सजेस्ट किया है नेशनल रूरल एंड अर्बन कवरेज रेशियो जो है उसको रिड्यूस करना है 75 से 50 जो अर्बन एरिया में है, एंड देन यहाँ पर 60-40 इस तरीके से हमें यहाँ पर जो रिडक्शन है वो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पर 75 और 50 जो हमें देखने को मिल रहा है उसको 60-40 हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। जो रूरल एरिया है, जो 75 हमें देखने को मिल रहा है उसमें यहाँ पर 60 कर दो, एंड देन जो अर्बन एरिया में 50 हमें देखने को मिल रहा है उसमें इसको 40 कर दो। अब ऐसा क्यों, कम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये रिडक्शन होता है तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी मतलब यहाँ पर जो 100 लोगों को मिल रहा था उसमें से अब यहाँ पर कम हो जाएंगे, है ना। ये चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर सब सेक्शन 2 सेक्शन 3 जो है वो यहाँ पर अमेंड करना पड़ेगा। अब इम्प्लीकेशन क्या होंगे, क्यों यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर कम कर रहे हैं। तो नेशनल कवरेज रेशो रिवाइज जो है वो अगर कम हो जाता है तो सेंटर जो उसके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर रूरल अर्बन कवरेज रेशो जो है वो 75-50 ही अगर हम रखते हैं, 75 रूरल के लिए 50 अर्बन के लिए, इतना ही अगर हम रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोग जो यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब हम रिवाइज एस्टिमेट लेंगे हमारे पॉपुलेशन का तो बढ़ी हुई नजर आएगी। इसके वजह से क्या होगा, एडिशनल सब्सिडी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर लगेगी गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट के और पैसे जो है यहाँ पर खर्च हो जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑलरेडी सरकार की जो आमदनी है वो 98,000 रुपया है, और सब्सिडी में ही अगर खर्च होते रहेगा तो मतलब नहीं बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट जो रिवाइजिंग है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए हमें यहाँ पर छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना उनको यहाँ पर इकट्ठा करते हुए चलना पड़ेगा। आपको जो जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं आपके नोट्स में इसको बनाते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की 80% ज़्यादा संभावना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सही आंसर बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो आते रहेंगे, और उसको हमें सही ढंग से लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर कंसर्न्स अगर हम देखते हैं, हमने देखा हुआ है कि इसके लिए रूल्स जो है वो गवर्नमेंट ने क्या है लाए हुए हैं। अब इसमें अगर कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ड्रामेटिक डेंजरस मूव जो है यूनियन गवर्नमेंट का वो यहाँ पर, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्रिटिसिज्म जो है वही हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो सेंसरशिप इंक्रीज की गई है इंटरनेट पर कि आप इतना यूज़ कर सकते हो, वो कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको ऑफिसर जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना करना पड़ेगा, ये कंप्लायंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्कशन है वो हुआ है क्या, डिस्कशन नहीं हुआ है।
मतलब जो इतनी बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर भी कर्टेल जो है वो लाने के लिए तैयार हो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि इंटरनेट जो है, फ्रीडम ऑफ इंटरनेट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है बिना पार्लियामेंट में डिस्कशन किए, अगर सीधे गाइडलाइंस इशू करते हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो उनकी भी, जो गवर्नमेंट की भी रूल्स लाने की जो ताकत है वो भी तो यहाँ पर लिमिटेड है। ऐसा है कि कुछ भी ला सकती है, पार्लियामेंट से अनुमति लेनी ही पड़ेगी, पार्लियामेंट से सलाह मशवरा करना ही पड़ेगा। वही तो जगह है ना जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि रूल जो है अभी यहाँ पर गवर्नमेंट का गुड आइडल ऑफ लेवरेज और ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर एंड इंटरमीडिएटरीज वो यहाँ पर हो रहा है। नए रूल जो है यहाँ पर कंप्लायंस इंक्रीज कर रहे हैं, कंप्लायंस बर्डन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे क्या होगा कि अब फिर से वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यहाँ पर खतरा हो जाएगा। जो यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 यहाँ पर डिजिटल न्यूज़ मीडिया को भी उसके अंडर में ला दिया है बिना कोई लेजिस्लेटिव एक्शन के। सीधा एक उन्होंने एग्जीक्यूटिव ये पास कर दिया और चलो भैया आ गए इसमें, है ना। ये जो रूल्स है मैंडेट करता है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर को, वीडियो स्ट्रीमर सर्विस को, कि यहाँ पर वो 3 टियर स्ट्रक्चर जो है ऑफ रेगुलेशंस, गवर्नमेंट कमेटी एट दी अपेक्स, ये यहाँ पर अपॉइंट करें। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमें पॉइंट जो है वो धीरे धीरे ऐड करते रहने पड़ेंगे, फिर इन दी एंड हम यहाँ पर एक आइडल जो आंसर बन सकता है वो यहाँ पर बनाएंगे। अब कंक्लूजन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कि टाइटनिंग जो है पॉलिसी की ये ज़रूरी है, लेकिन इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। गवर्नमेंट जो यहाँ पर ग्रीवेंसेस रिड्रेस करने का जिस तरीके से यहाँ पर कोशिश कर रही है, तो वो यहाँ पर जो जनता है उनकी प्राइवेसी के साथ भी खेल सकता है ना। और उसी के साथ साथ ज़्यादा ही उनका इंटरफेरेंस जो है वो भी यहाँ पर दिखाता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो अनलॉफुल कंटेंट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें जो उसके बारे में चल रही है, और उसके लिए अगर हम सीधे तरीके से इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शंस उस पर ला देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जो क्रिएटिविटी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इससे अफेक्ट हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो हमने बुल बच्चन पहले भी देखा हुआ है। अब यहाँ पर एक आर्टिकल है ईरान न्यूक्लियर डील जो उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में सेपरेट वीडियो जो है वो अवेलेबल है, आप डालिए ईरान न्यूक्लियर डील बाय मयूर मोगरे तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरी ईरान न्यूक्लियर डील को आसान भाषा में समझाया हुआ है। बेसिकली शुरू होता है ईरान से। ईरान जो है वो यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो करना चाह रहा था। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर आप एनरिच करते हो थोड़ा, तो वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आ सकता है, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के लिए काम आ सकता है। और अगर उसको हम फर्दर एनरिच कर देते हैं तो डिस्ट्रक्शन के लिए काम आता है, मतलब वेपन्स जो है वो बनाने के, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए काम आता है। और जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, क्योंकि आप ईरान देखोगे, अगर ईरान के आसपास जो कंट्रीज़ है वो उससे दुश्मनी वाली है, तो अब ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा था। अब यूरेनियम का जब एनरिचमेंट कर रहा था तो बाकी कंट्रीज़ को हो गया धोखा। बाकी कंट्रीज़ ने बोली भाई साहब ये बना रहा है न्यूक्लियर वेपन, और अगर ये न्यूक्लियर वेपन बनाएगा ये इतना खट दिमागी है कि ये उड़ा ही देगा देशों को, तो इसलिए उसको रोका जाए। मतलब फिर उसमें यूएसए आ जाता है। यूएसए बोलता है भैया हमको ये पढ़ाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पढ़ाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डेवलपमेंट के लिए करो, आप फर्दर डेवलपमेंट ना जाओ, डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाओ, ये हमारा कंसर्न है। इसके लिए हम आपके साथ ईरान न्यूक्लियर डील जो है ये करते हैं, जिसमें P5+1 कंट्रीज रहेंगी। P5 मतलब परमानेंट 5 कंट्रीज रहेंगी +1 कंट्री रहेगी। ये परमानेंट 5 है हमारे सिक्योरिटी काउंसिल की, प्लस यहाँ पर +1 कंट्री देखने को मिल रही है। ये कंट्रीज रहेगी जो यहाँ पर सारी चीज़ें देखेगी कि सही तरीके से जो ईरान है वो सिर्फ एनरिचमेंट जो है वो इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए कर रहा है या डिस्ट्रक्शन के लिए कर रहा है, उस पर निगरानी रखेगी। कभी भी आके चेक कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। देन उसके बाद हुआ ऐसा कि ईरान की तरफ से 2-3 जो मिसाइल्स है उसकी टेस्टिंग देखी गई। फिर जो हमने डोनाल्ड ट्रम्प है उनकी फट गई। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भाई साहब ये तो मतलब डेवलपमेंट भी कर लेगा और चुपके चुपके न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लेगा, ये सब हमको नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसलिए हम ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल रहे हैं। अब आ गया है बिडेन। अब बिडेन जो है वो अब फिर से ईरान न्यूक्लियर डील को करते हैं नहीं करते हैं, बहुत बड़ी जो समस्या है वो निकल कर आ रही है। तो मतलब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, जो एडिशनल पॉइंट्स हमें जानने हैं, बाकी के तो पॉइंट्स हमको सब पता ही है। एडिशनल पॉइंट जो जानने हैं आप आपके नोट्स में जो लिख सकते हो, यूएस जो है उसने यहाँ पर ईरान के एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना चाहिए ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहाँ पर उसने कोविड-19 रिलीफ जो है वो मांगा है वैक्सीन के सप्लाई के लिए, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है आर्टिकल के थ्रू। यूएस जो है वो यहाँ पर सैंक्शंस रिमूव करने के लिए भी कंसिडर कर सकता है ईरान पॉलिटिकल लीडर्स पर, जिससे क्या है बातचीत का माहौल बने। क्या हो रहा है, ईरान के साथ बातचीत का माहौल नहीं बन रहा है। ईरान जो है वो बोल रहा है कि सारे मेरे दुश्मन है ना, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, फिर देखेगा ज़माना, इस तरीके से। ओमान, कतार, कुवैत, इनको यहाँ पर डिप्लोमेटिक रोल जो है वो प्ले करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हाँ हाँ दुश्मन की लग रही है, दुश्मन की लग रही है। यहाँ पर इन सब ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये जो रीजन है ना, ये रीजन में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जो मिडिल ईस्ट रीजन है इसमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट तो पूरा घिरा हुआ है, मतलब परेशानियाँ कर रहा है ना।
फिर ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, उसने भी यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी है इस इशू पर, वो यहाँ पर फर्दर निगोसिएशंस के लिए लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और शेयर आप ज़रूर कीजिए, और उसी के साथ साथ जो MM Academy है उसको डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।